नमस्कार, जी भारत के खास बुलेटिन नेशनल सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडिया यूएस टैरिफ वार के बारे में, जहां हम आपको बताएंगे कि इस मैटर पर भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। हम दुनिया के दूसरे महत्वपूर्ण इशू पर भी चर्चा करेंगे कि हमारी विदेश नीति, जिसे हम फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं, इसको कैसे नेविगेट कर रही है। इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे खास मेहमान। आज है एक्स डिप्लोमैट, ex-ambassador of India, Anil Trigunath. He has been a professional Indian diplomat for over 3 decades, serving India's national interest across continents from Asia to Africa to Europe and Americas. He has also served in Russia and USA. Prior to his assignment in 2016, he served as India's ambassador to Jordan, Libya and Malta. He is a regular commentator, a prolific writer and foreign affairs expert. Currently, apart from his association with various think tanks, Strategy Group and Chamber of Commerce, he is a distinguished fellow with prestigious Vivekananda International Foundation, heading their West Asia expert group. Ambassador, I welcome you to this important program. We have a very important issue we talk about, which आज जो इस इशू पे है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देश की इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है, ये देश की विदेश नीति से भी जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया यूएस टैरिफ इश्यूज़ को लेके, जो कि एक वाइड टॉपिक बन चुका है। एम्बेसडर, मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या मुद्दा है और ये इश्यूज़ क्यों आ रही है, जबकि हम अमेरिका को पिछले 2 दशकों से एक अच्छा दोस्त मानते आए हैं, एक अच्छा ग्लोबल पार्टनर मानते आए हैं। हमारी डिफेंस कॉपरेशन भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये स्थिति क्यों है कि आज इंडिया और अमेरिका एक टैरिफ वॉर को लेके काफ़ी आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हालांकि ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो एक अच्छी डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बट मैं समझना चाहूँगा कि ये क्या मुद्दा है और इसे हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसे नेविगेट कर रही है, हमारे पास इसकी क्या सॉल्यूशंस हैं। टू एम्बेसडर अनिल टू ओपन द रिमार्क ऑन दिस, सर। Thank you Manish for inviting me to this very important segment on your esteemed channel. ये जो हमारा रिश्ता अमेरिका के साथ है, इसको हम ग्लोबल कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। और उसके बाद एक जनरली एक हमारा ये मानना रहा है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों के लिए वहाँ पर एक बाईपार्टीजन सपोर्ट है। मींस चाहे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, वो ये समझते हैं कि भारत एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है। तो अब तक ये सब बातें चलती रहीं। ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो हमारी जो टोटल रिलेशनशिप का एक हिस्सा है, और बाकी वर्टिकल्स जैसा आपने बोला, डिफेंस है, सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी है, उन सब में अलग से हमारे बातें चल रही हैं और वो मेरे ख्याल से मोस्टली नॉर्मली चल रही हैं। जहाँ तक बात है ट्रेड की, तो आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक माइंडसेट है वो ये सोचते हैं कि जिसको कहते हैं विक्टिम सिंड्रोम। तो वो ये सोचते हैं कि सारी दुनिया उनको चीट कर रही है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में टैरिफ्स उनके अपने काफ़ी कम थे, जबकि वो भारत को टैरिफ किंग बोलते थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें जो है फेयर ट्रेड चाहिए और अपने फेवरेबल ट्रेड चाहिए। मींस हमारे उनकी कंडीशंस पे चाहिए अगर आप उनके मार्केट को जाना चाहते हैं। आज की डेट में वो हमारा सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसमें उनको लगा कि जब हमारा $40 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का हमारी तरफ, तो उसको वो समझते हैं कि ये उनको चीटिंग हो रही है टोटल। तो भारत ने कहा कि ठीक है, हम नेगोशिएट करेंगे। सबसे पहले कंट्री थे जिसने कहा, ऑफर किया नेगोशिएट करने के लिए। तो जब नेगोशिएशन चल रहे हैं, उसके बाद में ही आपको पता है कि ऑप्शन दूर होता है और वो अपना अननेसेसरी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, और उस वक़्त में उनको पाकिस्तान का ज़्यादा प्यारा लगने लगता है, और आज तक वही बात है। तो उन्होंने तुरंत भारत के ऊपर में 25% टैरिफ लगा दिया। और कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले हमने देखा कि जो कंट्रीज़ ईरान के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके ऊपर और एडिशनल 25%। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो टैरिफ को, जो सारे पुराने जो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस, WTO हो चाहे रहे हो इंटरनेशनल रूल्स, उनको सबको ताक पे रख के उन्होंने ये कोशिश की है कि हर एक कंट्री को हम टैरिफ के जरिए जो है वो घुटनों पे ला सकते हैं। लेकिन भारत ने ये दिखाया है कि इस सब के बावजूद, जबकि हम उनके साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं, ट्रेड टॉक्स चल रही हैं और ऑलमोस्ट द बेस्ट डील भारत ने उनको ऑफ़र कर दी है अब तक, लेकिन उसके बाद में भी अभी कह रहे हैं कि जल्दी होगी, लेकिन देखना पड़ेगा कितना जल्दी होती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि चाहे कैसी भी ट्रेड डील हो, हमारे लिए एक ही चॉइस है और वो चॉइस है डाइवर्सिफिकेशन।
अमेरिका एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, उसके साथ हमें रिश्ते अच्छे बना के रखने हैं, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है, ऐसा नहीं हो सकता है। और भारत को बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। तो देखिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें आत्मनिर्भरता और डाइवर्सिफिकेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अनिल, मैं आप पे जस्ट आपने दो अच्छी बातें बोली। एक तो हम बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम एक वर्ल्ड की बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है, इनफैक्ट इमर्ज्ड इन सम वे। और प्लस दूसरी बात यहाँ ये भी है कि भारत और यूएस की जो ट्रेड है वो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दुनिया की। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ठीक है, ट्रंप जो चाह रहे हैं वो एक यूनिलैटरल उनकी पोजीशन है, बट हमारी विदेश नीति जो होती है, हमारी डिप्लोमेट्स जो है उसको कैसे, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? क्या इससे हमारी जो है अर्थव्यवस्था में कितना इम्पैक्ट आ रहा है? हमारी वीज़ा, मैंने कई लोगों जो है जो बहुत अमेरिकन में हमारे आईटी है अफेक्ट हो रहे हैं, हम कैसे उनको रोक सकते हैं? आपका इस पे एज ए डिप्लोमेट क्या आपका ओपिनियन है? एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि प्रधान जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, वो जब ट्रेड के बारे में देखते हैं वो खाली ट्रेड इन गुड्स की बातें कर रहे हैं। ट्रेड इन सर्विसेज भी तो एक चीज़ है, उस चीज़ को उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा। डिफेंस इंपोर्ट हम कितना कर रहे हैं वहाँ पर, अगर वो सारी चीज़ों को मिलाएं तो देखेंगे कि बैलेंस ट्रेड है भारत और उनके बीच में। लेकिन नहीं, उनको सिर्फ वो दिख रहा है कि वो ज़्यादा है तो इसलिए उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए। तो विदेश नीति क्या है? विदेश नीति में यह है कि हम तो डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। तो भारत कंटिन्यू करता रहा है अपना ट्रेड का, हर एक प्लेटफॉर्म पे अब बातचीत कर रहे हैं, जैसी भी हो सकती है, मैसेज बता रहे हैं उनको, डील डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अपनी रेड लाइन्स हैं हमारी कुछ, और उन रेड लाइन्स को भारत क्रॉस करने नहीं दे सकता है। लाइक एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के बारे में है, और ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो हम उनको भी एज ए कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर ये होना चाहिए कि जो हमारी सेंसिटिविटीज़ हैं उनको भी उनको समझना चाहिए। तो एम्बेसडर, मैं आपसे एक फिर कंफर्म करना चाहूँगा, ये जो हमारे ऊपर ये ट्रेड एक बैरियर, एक टैरिफ लगी है, कहीं ना कहीं इट ओपन्स टू ए डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, जिससे कि हमारी ट्रेड डाइवर्सिफाई हो रही है दूसरे एरियाज़ में, और शायद ये हमें एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और दूसरी चीज़ के आत्मनिर्भर भारत, उसके ऊपर और ज़्यादा बल दिया जाएगा। अम्बेसडर, मैं ये भी समझना चाहूँगा, तो हमारी क्या विदेश नीति, जो एक विदेश नीति हुआ करती थी, एक गुडविल और एक कहीं ना कहीं एक कामराडरी, क्या एक ट्रांजैक्शनल हो चुका है? क्या ये सारी विदेश नीति जो वर्ल्ड की अब एक ट्रांजैक्शनल हो चुकी है? फ्रेंड्स आर ओनली फॉर द ट्रांजैक्शन, क्या ही विदेश नीति का ये फाउंडेशन है ग्लोबली? और इंडिया का क्या है पर्सपेक्टिव? देखिए मनीष, मेरा मानना यह है कि ट्रांजैक्शनलिज्म एक अच्छी चीज़ है। अभी तक आप सिर्फ एक समझ रहे हैं कि ग्लोबल कंप्रहेंसिव पार्टनर है और चाइना की वजह से अमेरिका आपको बेइंतहा सपोर्ट कर रहा है क्योंकि आप स्ट्रैटेजिक पिवट हैं, आपके बिना काम नहीं चल सकता है। तो मैं समझता हूँ वो भ्रम टूट गया, और ये बड़ी अच्छी बात हुई है, क्योंकि इससे भारत को ये पता लग गया कि देखिए आप जो हैं अपनी टर्म्स के ऊपर बात करेंगे किसी भी कंट्री के साथ में जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है। अभी तक हम उनको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे थे, अब हम बता रहे हैं कि भाई असलियत ये है, आप भी देखिए। तो दोनों तरफ से होने का जरूरत है। तो ट्रांजैक्शनलिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है जी, क्योंकि ये आपको बताता है कि आप किस हद तक नेगोशिएट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, कहाँ नहीं है तो दूसरी जगह जा सकते हैं। बट सर, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी विदेश नीति का जो फाउंडेशन है वो एक रहा है कि जब बेनोवलेंट नेशन, तभी हम एक ग्लोबल साउथ की बात बोलते हैं। हमारी जो अप्रोच है अफ्रीका में वो अलग है चाइना से। हम जो कोलैबोरेशन करते हैं वो उनके कंट्री के एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं, एक डेवलपमेंट के लिए भी होता है। क्या ये फाउंडेशन हमारी विदेश नीति की है अभी? देखिए, भारत की फाउंडेशन और वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी इस गवर्नमेंट ने तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ाई है, तो ये हमारे डीएनए में भी है। तो भारत ने हमेशा से ही जो ग्लोबल साउथ की वॉइस ऐसे अपने आप नहीं बन गया है, वो इसलिए बन गया क्योंकि हमारी एक बेनाइन फॉरेन पॉलिसी है। हम उनके इंटरेस्ट के लिए रक्षा करते हैं, उसके इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं। एक्सलेंट नहीं है, ऐसे एम्बेसडर ने किया। हमारी विदेश नीति को डेवलपमेंट के मॉडल पे चल रही है और स्ट्रेंथन कर रही है हमारे रिलेशंस अलग कॉन्टिनेंट में, स्पेशली जो हमारे फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स हैं। एम्बेसडर, हमारी जो बातें हैं इंडिया की, जो बायलैटरल ट्रेड डिस्कशन है, सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। कई जगह हमने एक ट्रेड एग्रीमेंट में साझा भी किया है, एग्रीमेंट भी हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि मेरा सवाल हो, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत लोग समझना चाह रहे कि क्या हम अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील के नज़दीक हैं या फिर एक लंबा प्रोसेस है ये? आपको लगता है कि ये रिजॉल्व जल्दी होने वाला है? देखिए, मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ बिल्कुल, कि मान लीजिए कोई ट्रेड डील होती है, मिनी हो, जैसी भी ट्रेड डील होगी, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर में
निर्भर नहीं करना है। अगर वो ट्रेड डील होती है और चलती है तो बड़ी अच्छी बात है। हमें प्रमाइस ये होना चाहिए कि ये ट्रेड डील शायद ज़्यादा दिन ना चले, क्योंकि जिस तरह की हिस्ट्री अभी हमने देखी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, चाहे यूरोपियन के साथ हो, चाहे जापान के साथ हो, या किसी भी कंट्री के साथ, कि अगर आप जरा किसी भी बात पे आप खुश नहीं हैं तो आप फिर से ट्रंप वो टैरिफ लगा देंगे। आपने देखा पिछले हफ्ते में क्या यूरोप के साथ में हुआ, डेवोस में क्या हुआ। तो हो गई तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं होती है तो भी खुशी की बात है। ये होना चाहिए हमारी अप्रोच। और एम्बेसडर, इसी पे मैं डिस्कशन को ब्रॉडन समझना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम यूएस एक हमारी बहुत अच्छी पहल है ईयू के साथ में। 2 दशक से भी ऊपर से ईयू और इंडिया के बीच एक ट्रेड डील है जो स्टॉल्ड है। अब एक ये डील होने जा रही है। जो चेयरमैन है उर्सुला, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। जर्मन के चांसलर आए थे। ये कितनी बड़ी डील है? इससे इंडिया को क्या फ़ायदा मिलेगा? इंडिया ईयू बायलैटरल, जिसको बायलैटरल ना बोल के अगर मल्टीलैटरल कंट्री ईयू है और इंडिया एक डील है, इसमें बायलैटरल ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? इससे हमारी इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा? और ये क्या सही में फाइनली वी हैव ब्रोकन द डेडलॉक? यस, लगता तो है कि डेडलॉक ब्रेक हो गया, काफ़ी चीज़ें ब्रेक हो गया, और उसमें काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स होती थी, हमारी मार्केट एक्सेस रिलेटेड इश्यूज़, कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात थी, और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स जो उन्होंने लगाया है उसकी बात थी। इसी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हर चीज़ को वेपनाइज कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हर एक इशू के ऊपर में एक तरह का, मैं कहूँगा कि चाहे वो ट्रेड फैसिलिटेशन हो, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हो, जिस भी बारे में आप कहेंगे, तो उसमें वो ऐसे एक नॉन टैरिफ बैरियर टाइप का बन जाता है वो आपके लिए। अब देखिए, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म थी इनकी, उसके ऊपर में समस्या थी हमारी। तो वो सारी बातें मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक तैयार हो गई हैं, और कई सारे और भी एग्रीमेंट उसके साथ, माइग्रेशन, मोबिलिटी और ये सारी बातें उसके साथ में होंगी यूरोपियन यूनियन की। तो एक अच्छी बात है। लोग इसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी बोल रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है, और जिस तरह के उनके भी ट्रांस अटलांटिक रप्चर इस तरह से एक तरह से स्ट्रेस में है, वो रिलेशनशिप जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप यूरोप और अमेरिका के बीच में थी, वो भी आज बड़ी स्ट्रेस में है। तो उसके लिए उन्होंने भारत की तरफ और भी ज़्यादा फोर्स के साथ देखना शुरू किया। आप सोचिए, पहली बार 22 कमिश्नर जो थे उनके, वो यहाँ पर आए थे भारत में। अब 26 जनवरी को उनके जो प्रेसिडेंट और दो लीडरशिप है वो हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट है, वो बड़ा ऑनर है उनके लिए भी। और 27 को सुन रहे हैं कि ट्रेड डील भी साइन हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी ट्रेड डील है। लेकिन उससे पहले भी हमने बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ साइन करी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, और चाहे न्यूजीलैंड की बात हो गई, चाहे आपका ओमान के साथ हुई हमारी, यूएई के साथ बड़ी डील थी। और वो सारी डील्स ने फ़ायदा दिखाना शुरू कर दिया। तो और भी यूरोपियन CFTA जो दूसरे 5 कंट्रीज़ के साथ में करी थी, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट भी है उसमें $100 बिलियन का। तो ये मैं समझता हूँ कि सब दुनिया को दिख रहा है कि चूंकि भारत इस वक्त एक दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें सब लोग साथ जब साझा बन के काम करना चाहते हैं। एम्बेसडर, मैं ये समझना चाहूँगा फॉर द लार्जर पब्लिक टू अंडरस्टैंड, अगर ये ट्रेड डील एक बहुत कम्प्रिहेंसिव एक डॉक्यूमेंट होता है, बट मैं अगर अपने सिटीजन के लिए बात करूँ तो ट्रेड डील के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक, हम कमोडिटी की बात बोलते हैं कि हमारी जो कमोडिटी है एक दूसरे कंट्री के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरी, सर्विसेज की बात आती है। इंडिया जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, यंग ब्राइट पीपल, दे वांट टू वर्क अब्रॉड, वो बाहर जाना चाहते हैं। अगर हमारी ईयू के साथ भी हमारी डील होती है, तो आपने मोबिलिटी की बात की, जिसका मतलब होता है कि यहाँ के जो स्किल्ड वर्कर है वो क्या ईयू में जाके काम कर सकते हैं, क्या अपने स्किल को वो यूटिलाइज कर सकते हैं? क्या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, या ये ट्रेड का पार्ट नहीं होता है? ये क्या मैटर करता है हमारी जनता के लिए, हमारे आम लोगों के लिए क्या मैटर करता है? अगर हम विदेश नीति और बड़ी बातों से ना लेके इस फाउंडेशनल और मुद्दों पे बात करें, मैं समझना चाहूँगा चीज़। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि भारत आज एक दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। 1.5 बिलियन रफली हो रहा, 4.5 बिलियन लोग हैं। तो सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स डिविडेंड दुनिया को प्रोवाइड करने के लिए भारत ही है। और ये कहा जाता है कि कम से कम 2050 तक भारत ही सप्लाई करेगा सारी दुनिया को। तो इसलिए जो ये माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट्स हैं, इस पे हमारी विदेश नीति का बहुत बड़ा फोकस है। आपने देखा है, डॉक्टर जयशंकर ने भी इसके बारे में बात करी, और सब काफ़ी कंट्रीज़ के साथ साइन किया है हमने। अब चाहे यूके के साथ में FTA साइन हुआ, फिनलैंड के साथ में भी अच्छी डील की है, जिसके साथ में भी हमने डील कर रहे हैं। अब उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने कहा गुड्स,
गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात है, इन्वेस्टमेंट भी उसमें शामिल हो जाता है। तो भारत, चूँकि भारत की बड़ी स्ट्रेंथ सर्विसेज सेक्टर है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है और जाते आगे बढ़ते हुए क्वांटम, AI, इन सब चीज़ों में भारत जो है बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो सबको इस बात की आवश्यकता है। आपने देखा कि जब अमेरिका ने रास्ते बंद करे बीच में, तो जापान, जर्मनी, इवन चाइना, सब ने आपको बुलाना शुरू कर दिया कि आप आइए हमारे यहाँ। रशिया ने। तो भारत के लोगों की हर जगह ज़रूरत है, पहुंच है, और इसलिए सरकार इस बात में लगी रहती है कि कैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ को अपने देश के लोगों के लिए मुहैया कराएं, और इसीलिए माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट को साइन किया जाता है। तो अगर सिंपलर वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करें, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा स्पष्ट शब्दों में, तो क्या ये हमारे वर्क फोर्स जो स्किल्ड वर्कर है उनके लिए अपॉर्चुनिटी आसान हो जाएगी अगर ये EU के साथ डील होगा? क्या हमारा वीज़ा प्रोसेस जो है, जो कि यूरोप का बहुत क्लमजी और कॉम्प्लेक्स होता है, क्या वो आसान हो जाएगा इस डील के बाद? ये बताएं। देखिए, वीज़ा जो है एक सॉवरेन रिक्वायरमेंट है, सॉवरेन राइट है किसी भी देश का वीज़ा देना। लेकिन जब आपके पास एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज़्म होती है तो उन चीज़ों को एड्रेस करना बड़ा आसान होता है, और यही ये जो डील है फैसिलिटेट करेगी कि ताकि स्मूथ वीज़ा इशुएंस हो, क्लियर कट ट्रांसपेरेंट मैनर में पता लगे कि कौन देश क्या कर रहा है और किस लिए नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो कॉल आउट भी कर सकते हैं आप उसके अंदर, और वर्किंग ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से किया जाए। अब तक ये समस्या थी, क्योंकि देखिए कई बार कंट्रीज़ जो हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़, वीज़ा को भी एक तरह का ट्रेड बैरियर ही बना देते हैं। तो उसको भी हम जो है किसी ना किसी तरह से कम करने की भारत सरकार कोशिश करती है। अम्बेसडर, अब हमने विदेश नीति पे बात की। हमारा हम चाह रहे हैं कि हम दुनिया के कई हिस्सों को टच करें और दर्शकों को बताएं कि हमारी विदेश नीति किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि दुनिया सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, यूरोप नहीं है। हमारे पास एक मिडिल ईस्ट है। हमारे बहुत सारे इंडियंस जो है वो मिडिल ईस्ट में है, हमारे बहुत अच्छे संबंध है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मिडिल ईस्ट जो अभी UAE के प्रेसिडेंट हमारे पास आए हुए थे, हमारी विदेश नीति किस डायरेक्शन में जा रही है? एक तरफ अगर हम बात करें तो हमारे दोस्त हैं, UAE हैं, सऊदी अरेबिया है, इजराइल है और पैलेस्टाइन भी है। हम कैसे नेविगेट करते हैं? हम इजराइल हमारा एक क्लोज डिफेंस पार्टनर है, और पैलेस्टाइन एक हमारा एक भी हिस्टोरिकली हम विदेश नीति को सपोर्ट करते आए हैं। हम अभी कैसे करते हैं इस चीज़ों को? देखिए, भारत ने, मैं समझता हूँ कि 2014 तक हमारी जो पॉलिसीज़ थी वो और एम्बेसडर, मैं पूछना दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं मानता हूँ कि आप दुनिया के एक सबसे अच्छे एक्सपर्ट हैं वेस्ट एशिया के। नहीं, थैंक यू। एक्चुअली हमारी जो पॉलिसी जो भी रही पहले ये थी कि ज़रूर हम इजराइल के साथ हमारे बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं या ईरान, सबके साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और 2014 के बाद से जो मैंने देखा है कि एक बड़ा इस गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री मोदी का स्पेशली बड़ा फोकस रहा है इस रीजन के ऊपर में। क्यों? और राइटली सो। देखिए, वेस्ट एशिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 70 से 80% वहाँ से आता है हमें। हमारे इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके भी इन्वेस्टेड हैं, हमारे भी वहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। हमारे 10 मिलियन करीब लोग वहाँ पर हैं। एम्बेसडर, अब वेस्ट एशिया की आपने अच्छा पर्सपेक्टिव दिया। मैं अपनी नेबरहुड के बारे में जानना चाहूँगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इंडिया की विदेश नीति की सबसे बड़ी जो पॉलिसी है, सबसे बड़ा एक थ्रस्ट है, जो इम्पोर्टेंस है, वो है नेबरहुड फर्स्ट, जिसकी हम बात करते हैं हमारे देश के आसपास में जो लोग हैं, जो कंट्री है, हम उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि हमारी नेबरहुड पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस आई हैं, इसको देखते हुए कि जो बांग्लादेश में एक हमने देखा है कि एक प्रोटेस्ट है, नेपाल में हमने देखा है प्रोटेस्ट है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा बिकॉज वो एक रोग स्टेट है, वो चर्चा का विषय ही नहीं है। तो इसके नीचे नेबरहुड पॉलिसी में हमारी विदेश नीति क्या कर रही है, हमारे बांग्लादेश के संबंध जो हैं कैसे हो रहे हैं, और हमारे जो इस पे हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक नई तरह की एक चैलेंजेस देख रहे हैं हम अपने नेबरहुड में। एम्बेसडर, मैं समझना चाहूँगा और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। मनीष, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या हमारे नेबरहुड में इस वक्त सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ जो बांग्लादेश में हो रहा है और जिस तरह की अप्रोच आज की जो ट्रांजिशनल सरकार है वहाँ की उसने ली है, वो वाकई में कंसर्निंग एक अप्रोच है। लेकिन भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका सबसे बड़ा
जो बिंदु है या आयाम है वो ये है कि हम इसको नॉन रेसिप्रोकल मानते हैं। नॉन रेसिप्रोकल मतलब भारत बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करता है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता है और जिस भी तरह उनको मदद चाहिए होती है वो देता है। और उसके एवज़ में सिर्फ एक ही भारत की एक्सपेक्टेशन होती है कि उस देश की धरती या उस देश की सरकार भारत के ख़िलाफ़ जो जिस तरह के चाहे टेररिज्म हो या और सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स हैं उनको ना आने दे। मेरा मानना यह है कि हमारे नेबर्स को समझ आता है कि कोई भी देश अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में आ सकता है तो वो भारत है, और भारत ने हमेशा ये सोचे बगैर कि वो लोग क्या कर रहे हैं उसको करने की कोशिश की है। तो भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, ये आपने पॉइंट बोला, जो कि हमारे विदेश नीति की एक नई पॉलिसीज का एक हिस्सा है। इंडिया विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस एंड हेल्प टू आवर नेबर्स, ये आपका कहना है जी। एम्बेसडर, टू द एंड ऑफ दिस इम्पोर्टेंट शो, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो वाइट एलिफेंट है फॉरेन पॉलिसी का वो है चाइना। हम देख रहे हैं कि जो विदेश नीति, आपने भी कहीं न कहीं मेंशन किया कि हमारी विदेश नीति वर्ल्ड की कहीं न कहीं ट्रांजैक्शनल है। चाइना इसका बहुत फ़ायदा उठाता है, उसके जो आउटरीच है अफ्रीका में, एशिया में, वो डेट ट्रैप करके कहीं न कहीं गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। क्या हमारी विदेश नीति इसको काउंटर किस हिसाब से करती है? बिकॉज हम इमर्जिंग इकोनॉमी है, शायद हमारे पास इतने पैसे नहीं, रिसोर्सेज की हम फाइनेंस कर सके वर्ल्ड वाइड, और हमारी फॉरेन पॉलिसी इसको अफेक्ट नहीं करती है। तो हम किस दिशा में फिर दुनिया में अपनी नीति को, अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाएंगे? हमारे पास इसके काउंटर में क्या है, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, इसमें आपने सही कहा कि चाइना जो है, एक तो ये कि उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। वो जिस तरह की बात आपने कही, चेकबुक डिप्लोमेसी में लगता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद बड़ा पैसा देता है, फिर वो उन कंट्रीज़ में डेट हो जाता है, फिर वो उसके साथ में 99 ईयर की लीज इस तरह की कुछ कर देता है वहाँ पर। तो उससे इमीडिएटली, लेकिन चीन क्या करता है कि फटाफट वो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर देता है, तो लोगों को ऑन ग्राउंड दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन ओवर टाइम उनको लगने लगता है कि भाई हम कहाँ ट्रैप में फंस गए। भारत के साथ में जनरली सारे देशों के अंदर एक बहुत ट्रेमेंडस गुडविल है, और उस गुडविल के चलते देखिए भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। हम कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, लेकिन चूंकि हम एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे ये होती हैं कि हम किस तरह से और भी ज़्यादा उनको मदद कर सकें। आप देखिए कि 1964 से भारत कैपेसिटी बिल्डिंग हाईटेक प्रोग्राम है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, उसके अंतर्गत 161 कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ये बात वो सब देश जानते हैं और उसको समझते हैं। तो ग्रास रूट पे हमारा बड़ा काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हमें वक्त आ गया है कि देखना पड़ेगा कि क्या हमारी जो पॉलिसी है जो चल रही है अभी, उसके अंदर कुछ और ज़्यादा हमें चेंज लाने की आवश्यकता है। तो वो बड़ी ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा एक चेंज अभी आना शुरू हो गया है, वो ये है कि भारत अब अपने जो लाइन्स ऑफ क्रेडिट देता है वो रुपीज़ के अंदर देने लग गया है। तो वो एक अच्छी बात है उसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये नहीं देखना है कि हम चाइना को काउंटर करें या ना करें, हमें ये देखना है कि हम किस तरह से अपना पॉजिटिव मोमेंटम वहाँ पे बना रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, इंडिया आज की डेट में भी, चाहे वह अफ्रीका हो, चाहे लैटिन अमेरिका, किसी कंट्री में आप चले जाएं, इज़ ए पार्टनर ऑफ फर्स्ट चॉइस। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से हम उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पर गुडविल है। चाहे एक टाइम पे आप सोच सकते हैं कि अफ्रीका के 13 लीडर्स जो थे वो भारत के पढ़े हुए थे जी। हमारे टीचर्स को वहाँ के सारे लोग, लीडर्स जो हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आज भी। तो हमें इस तरह से कुछ चीज़ें आगे बढ़ानी पड़ेंगी। एम्बेसडर, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो डिबेट चलती है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आर फेलिंग, यूएन का इफेक्टिवनेस बहुत कम हो गया है, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स, SCO, ये उभर के आ रही है। हालांकि अगर मैं ब्रिक्स की बात बोले तो ये आपस में मतभेद है, हमारे चाइना के साथ में बहुत ही मतभेद है, चाइना के साथ में दूसरे कंट्री के भी है। तो क्या आपको लगता है कि ये ऑल्टरनेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उभर के आएंगी, और क्या यूएन का जो है टाइम ख़त्म हो गया है? देखिए, पहले मैं यूएन के बारे में बताऊं। यूएन की क्या गलती है? मैंने आप अगर जो यूएन इज द सम ऑफ द होल, जितने भी मेंबर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूएन चले। अगर परमानेंट 5 मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में, अगर वो हर बात में बटे हुए हैं, हर इशू को वो पर्सनलाइज करते हैं, हर जगह यूनिलैटरलिज्म चलाने की कोशिश करते हैं, वीटो का मिसयूज़ करते हैं, तो इसमें यूएन की क्या गलती हो गई? एक्चुअली यूएन की प्रॉब्लम यही है, और रिफॉर्म्स भी नहीं होने देते ये लोग।
तो इसीलिए आप अगर खाली यूएन को ब्लेम करें तो यूएन की इसमें मैं नहीं समझता कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई गलती है। ठीक है, रिफॉर्म्स हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, लेकिन रिफॉर्म्स के लिए उन 5 कंट्रीज़ का होना बहुत आवश्यक है कि हम एग्री करें। वो नहीं चाहते कि उनकी जो वीटो की पावर है वो डाइल्यूट हो या क्लब एक्सपेंड हो। अक्सर वो आपको कहेंगे हम आपको सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, ये साउंड बाइट अच्छी हो सकती है, लेकिन उससे वो रियलिटी में उनको इंटरेस्ट नहीं है इस बात से कि बढ़ा जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इंडिया की बात आएगी तो चाइना सपोर्ट नहीं करेगा, तो इंडिया को बोल दो कि भाई हाँ इट्स गुड दैट यू शुड बी देयर, ब्राज़ील को बोल दो तो उसके लिए दूसरे कंट्रीज। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन भारत का मल्टीलैटरलिज्म में पूरा विश्वास है और मल्टीपोलैरिटी में भी है, और उसको वो बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है। हम फाउंडिंग मेंबर हैं इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के, और उनमें रिफॉर्म करना बहुत आवश्यक है अगर उनको रेलिवेंट होना है। दूसरी चीज़, इन सब के जरिए जब ये इंटरनेशनल और मल्टीलैटरल रिजीम्स या सो कॉल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर को वो कंट्री जिन्होंने उसको बनाया था, अगर उन्होंने ही उसको ख़त्म करने की ठानी हुई है, तो ऐसे में ये मिनी लैटरल्स हैं, छोटे छोटे कंट्रीज़, ट्राईलैटरल्स हैं, 5 कंट्रीज़ आगे साथ में अपने जो इमीडिएट उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और उसको स्मूदन करने के लिए, ताकि जो शॉक्स हो रहे हैं इस वक्त के ग्लोबल चर्न में, उसको कैसे वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं उसका इम्पैक्ट। तो मैं समझता हूँ उसके लिए बड़े आवश्यक हैं और ये चलते रहेंगे। सो थैंक यू। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायक जी का। उन्होंने विश्व के कई इम्पोर्टेंट इशू पे प्रकाश डाला है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की विदेश नीति फाउंडेशनल है, वो वैल्यू बेस्ड है, और दुनिया के हर एक हिस्से में जो विदेश नीति का मॉडल है वो को डेवलपमेंट पे ये मॉडल है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायक जी का। उन्होंने विश्व के कई मुद्दों पे प्रकाश डाला है। थैंक यू। और इंडिया की विदेश नीति जो कि फाउंडेशनल है, एक वैल्यू बेस्ड है, और हमारी मॉडल जो है को डेवलपमेंट पे है, फ्रॉम एशिया टू अफ्रीका। धन्यवाद।